हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में वी विल बी डिस्कसिंग एन इंडस्ट्री जहाँ पे काफ़ी लोग इन्वेस्टर्स डरते हैं इस इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री से इन्वेस्टर्स डरते क्यों हैं? बिकॉज इंडिया के अंदर भी नियरली 50 to 55 कंपनीज इस इंडस्ट्री के अंदर बंद हुई हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडस्ट्री? द नेम ऑफ द इंडस्ट्री इज़ द एयरलाइन इंडस्ट्री। एंड एयरलाइन इंडस्ट्री का हम पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एंड साथ साथ हम ये सीखेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री के एनालिसिस में कि एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर क्या की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या एयरलाइन इंडस्ट्री में टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, किस स्पेस पे डिमांड ग्रो कर लिया है एयरलाइन इंडस्ट्री में, इंडिया के अंदर एयरलाइन इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन मेजर प्लेयर्स हैं, एंड मेजर प्लेयर्स की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है इस टाइम पे वहाँ पे क्या चल रहा है, वाई इंडिगो इज डूइंग मच बेटर वर्सेज दी अदर प्लेयर्स, एंड जो की टर्म्स हैं लाइक रैस्क हो गया, कैस्क हो गया, यील्ड्स हो गए, एंड इसके साथ साथ पैसेंजर लोड फैक्टर हो गया। All these terms we'll simplify it for you in a very simple video. And finally हम कंपनी की thesis, antithesis and valuation model की तरफ चलेंगे। To start with the video, first thing जो हम बात करेंगे टोटल एड्रेसेबल मार्केट की, कि इंडिया के अंदर किस रेट पे एयरलाइन इंडस्ट्री की ग्रोथ आ रही है। तो अगर हम एयरलाइन इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करते हैं इंडिया में, तो लास्ट 10 ईयर्स में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पैसेंजर की जो वॉल्यूम्स है दैट हैव इंक्रीज बाय 2.5x। लास्ट 10 ईयर्स में नियरली 2.5x के आसपास इंडिया में एयरलाइन इंडस्ट्री की जो वॉल्यूम ग्रोथ है इतने से बढ़ चुकी है। एंड साथ साथ जो CAGR है इंडियन पैसेंजर्स का वो 12% CAGR के आसपास है। अगर हम मेजर कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, वेदर इट इज़ चाइना, USA एंड इंडिया, तो इंडिया टुडे इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया के अंदर जो CAGR है इस टाइम पे पैसेंजर्स की वॉल्यूम का दैट इज़ 12% के आसपास है। तो रिसेंटली मैंने एक डेटा ट्वीट करा था एंड ये डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि द नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड बाय इंडियन रेलवेज इन अ मंथ is much higher than the number of passengers carried by the Indian airlines in an entire year. So this just shows us the under penetration of the industry and how the industry is growing. तो जब भी हम एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि एयरलाइन इंडस्ट्री टिपिकली ग्रोज एट 2x द GDP। अगर इंडियन GDP 6-7% पे ग्रो कर रही है तो एयरलाइन इंडस्ट्री 12 to 14% के रेट्स के बीच में ग्रो करेगी, विच हैज़ बीन प्रूवन बाय द लास्ट 10 ईयर्स। एंड अगर हम इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री का पर कैपिटा कंपैरिजन करते हैं कि पर कैपिटा कितनी एयरलाइन सीट्स अवेलेबल है, सो अगेन इंडिया यहाँ पे भी काफ़ी लो रैंक करती है बिकॉज इंडिया में अभी एयरलाइन का जो एक्सेप्टेंस है हैज़ जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो इंडिया का जो लाइक बेंच मार्क ऑफ डोमेस्टिक सीट्स पर कैपिटा है तो अभी 0.13 इंडिया में, फिर चाइना में ये नंबर 0.49 के आसपास है। एंड अगर आप ग्रोथ रेट्स देखेंगे तो इंडिया इस टाइम पे 12% CAGR पे ग्रो कर रही है अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री को। सो दिस इज़ विद द टैम ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री या फिर टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि अभी दिस इज़ अ सेक्टर विच कैन ग्रो फॉर मल्टीपल ईयर्स एंड डिमांड साइड में ग्रोथ तो काफ़ी यहाँ पे आ सकती है। बट प्रॉब्लम क्या रहती है एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर कि एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर आपका बिजनेस मॉडल एकदम सॉलिड नहीं है तो देन देयर इज़ अ हाई चांस दैट द कंपनीज कैन गो डाउन और द कंपनीज कैन गो बैंकरप्ट। तो यहाँ पे हम एयरलाइन इंडस्ट्री के फाइनल नुआंसेस को सीखेंगे कि एयरलाइन इंडस्ट्री में लो सर्विस कैरियर कौन होते हैं, फुल सर्विस कैरियर कौन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो जब हम LCC की बात करते हैं, लो कॉस्ट कैरियर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप दुनिया में देखेंगे तो 3 ही एयरलाइंस के स्टॉक ने अच्छा पैसा कमाया। तो कौन से 3 एयरलाइंस के स्टॉक है जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया? पहला स्टॉक है रायन एयर के नाम से, जो एक एयरलाइन है बेस्ड आउट ऑफ यूरोप। सेकेंड कंपनी है जिसका नाम है साउथ वेस्ट एयरलाइंस। एंड थर्ड कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन, डैट इज़ इंडिगो के नाम से। तो तीनों एयरलाइंस के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है। आप क्या गेस कर सकते हो क्या चीज़ कॉमन है? सिंपल चीज़ जो इन तीनों एयरलाइंस के अंदर कॉमन है डैट इज़ कि तीनों की तीनों एयरलाइंस लो कॉस्ट कैरियर्स है। व्हाट आर लो कॉस्ट कैरियर्स? बेसिकली दीज आर नो फ्रिल्स एयरलाइन। तो यहाँ पे आपके लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए तो एक फुल सर्विस कैरियर होते हैं और एक लो कॉस्ट कैरियर्स होते हैं। तो अगर आपने विस्तारा यूज़ करी है तो आपने विस्तारा में ऑब्जर्व कराएगा कि जब भी आप विस्तारा यूज़ करते हैं तो आपको टिकट के अंदर ही आपका फूड इज़ इंक्लूडेड, राइट? टिकट के अंदर आपका फूड इंक्लूडेड है। फिर जब भी आप विस्तारा के प्लेन में चढ़ेंगे तो आपने देखा होगा एक बिजनेस क्लास है, प्रीमियम इकॉनमी और एक इकॉनमी क्लास है। एंड साथ साथ आपने ये भी ऑब्जर्व करेगा कि विस्तारा के अंदर जो सीट्स हैं दे ऑल्सो लुक मच मोर प्रीमियम एंड बूट स्पेस भी ज़्यादा है। फिर अगर आप इंडिगो के अंदर जाएंगे तो इंडिगो में आपने ऑब्जर्व कराएगा कि इफ़ यू रियली वांट टू ड्रिंक और ईट समथिंग यू हैव टू परचेज इट इन द एयरलाइन इटसेल्फ। तो दैट इज़ वन थिंग यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड। सेकेंड थिंग यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि कोई वहाँ पे प्लाज्मा टीवी या फिर छोटी सी LED LCD स्क्रीन नहीं है, तो आपको एयरफोन्स भी नहीं मिलेंगे, ना ही आपको बेसिकली लाइक ना ही आपको हेडफोन्स और अलग से चीज़ें मिलती हैं। आपका जो बूट स्पेस भी होता है दैट इज़ वेरी क्रैम्प्ड।
सो दीज आर स्मॉलर डिफरेंसेस. नो फ्रिल्स एयरलाइंस और लो कॉस्ट कैरियर्स का क्या पर्पस है कि बिजनेस मॉडल क्या है कि एयरलाइन का बिजनेस एग्जिस्ट करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए. जो बीच के खर्चे हैं उनको सबको काट दो, एंड बीच के जब आप खर्चे काट दोगे तो उससे क्या आएगा कि योर प्राइस पर टिकट विल फॉल डाउन. तो प्राइस पर टिकट का जो डिफरेंस है बिटवीन एलसीसी एंड फुल सर्विस कैरियर विल ऑलवेज बी डिफरेंट. माने लो कॉस्ट कैरियर्स का जो प्राइस पर टिकट होगा दैट विल ऑलवेज बी मच चीपर वर्सेस अ फुल सर्विस कैरियर, बिकॉज फुल सर्विस कैरियर के अंदर ओवरहेड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लो कॉस्ट कैरियर बिजनेस मॉडल. तो ये तो एक चीज़ समझनी हमें बहुत ज़रूरी है एयरलाइन टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर. एक और चीज़ समझनी क्या ज़रूरी है कि एयरलाइन के अंदर बाय रूट्स भी हम बिजनेसेस को क्लासीफाई करते हैं. तो एयरलाइन में क्या रूट्स होते हैं, एक तो डोमेस्टिक रूट है, जैसे मैं दिल्ली से मुंबई चला गया. फिर एक रीजनल रूट है, रीजनल रूट क्या होएगा कि मैं दिल्ली से अमृतसर चला गया, राइट. एंड देन फिर एक इंटरनेशनल रूट है कि मैं इंडिया से इंडोनेशिया चला गया या मैं इंडिया से दुबई चला गया. सो डैट इज़ एन इंटरनेशनल रूट. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो मोस्ट पॉपुलर रूट्स हैं, अगर मोस्ट पॉपुलर रूट्स पे आपके नंबर ऑफ फ्लाइट्स विच आर सर्विसिंग द पैसेंजर्स आर मोर, तो आपका टर्न अराउंड टाइम भी काफ़ी ज़्यादा क्विक हो जाता है. एंड अगर आप उस रूट्स पे आपके पास मोस्ट टर्मिनल्स है, सो अगेन यू बिकम वेरी प्रॉफिटेबल बिकॉज आप टर्न अराउंड टाइम भी ज़्यादा कर सकते हैं और आपको रेवेन्यू की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी. तो एक तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है. सेकेंड चीज़, किसी एयरलाइन को इंटरनेशनल बिजनेस अगर इंडिया में क्रैक करना है, तो वन थिंग दे हैव टू मेक श्योर इज दैट कि इंडिया से 80% जो फ्लाइट होती है दैट इज़ फॉर लेस देन 8 hours. तो माने अगर हम इंडिया से दुबई जा रहे हैं तो दुबई की फ़्लाइट आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 4.5 to 6 hours के बीच की है बेसिकली, और भी कोई नियर बाय कंट्री जा रहा है. सो अगेन 80% जो इंडिया से इंटरनेशनल पैसेंजर्स है दैट इज़ फॉर अ फ्लाइट टाइम ऑफ लेस देन 8 hours. तो यहाँ पे इंडिगो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स के अंदर भी इस टाइम पे आ रहे हैं. फिर रीज़न बीइंग बिकॉज जो उनके फ्लाइट्स हैं दैट इज़ A321 Neo दैट कैन कैरी पैसेंजर्स अप टू 8 to 8.5 hours. तो जितनी भी उससे लेसर फ्लाइट होगी तो वहाँ तक इंडिगो कैरी कर सकता है उनको, बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर मच मोर हायर मार्जिन इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है. तो ये चीज़ भी आपको समझनी ज़रूरी है. फिर एक लो कॉस्ट कैरियर्स के अंदर एक और क्या बिजनेस मॉडल के अंदर डिफरेंस है कि दीज गाइज प्रेफरेबली यूज ओनली वन टाइप ऑफ फ्लाइट मॉडल. तो अगर आप इंडिगो का देखेंगे तो इंडिगो हमेशा ही A321 Neo हो गया या जो A320 एयरबस फैमिली है इस कंपनी के साथ ऑपरेट कर रहा है. तो भी इंडिगो पास बोइंग नहीं है, अभी सिर्फ एयरबस ही एयरबस है. वेराज अगर आप बाकी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं जो फुल सर्विस कैरियर्स भी हैं, अगर इंडिया के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो एयर इंडिया के पास बोइंग 747 भी है, बोइंग 777 भी है, बोइंग 777-300 भी है, बोइंग 787 भी है, A319 भी है, A320 भी है, A321 भी है. वेराज अगर आप स्पाइस जेट की बात करेंगे तो बोइंग 737 है, बोइंग मैक्स है, राइट. देन DH8 है, बोइंग 737, A340, A321 भी है. सो दिस इज़ वन ऑफ द की डिफरेंसेस जो एक लो कॉस्ट कैरियर और एक फुल सर्विस कैरियर के अंदर रहता है. कि लो कॉस्ट कैरियर के बिजनेस मॉडल के अंदर एक और चीज़ क्या यूनिक है कि ये लोग लीज बैक करते हैं. लीज बैक का क्या मतलब है, इंटरग्लोब एविएशन का वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर क्यों है, बिकॉज दे ऑलवेज मेंटेन अ लॉट ऑफ कैश ऑन द बैलेंस शीट. एंड ये एसेट लाइट बैलेंस शीट को आप कैसे बना सकते हैं, तो आप प्लेन्स को खरीद के अपनी बैलेंस शीट में नहीं डाल रहे, आप क्या कर रहे हैं, बीच में कंपनी को लेके आ रहे हैं. तो आप प्लेन्स खरीदेंगे, देन यू विल सेल द प्लेन्स टू दैट कंपनी एंड दैट कंपनी विल लीज बैक द प्लेन टू यू. तो माने एक कंपनी को, ऐसी कंपनीज है वर्ल्ड के अंदर जो आपसे ही आपका प्लेन खरीद कर आपको वापस रेंट पे दे देती है, अगर आपको सिंपलर वे में समझना है. तो इस बिजनेस मॉडल का फ़ायदा क्या है, एक तो जिस कंपनी ने आपको रेंट पे दिया उसको एक अश्योर्ड इनकम सेट होगी, और आपके केस में क्या फ़ायदा हुआ, आपके केस में आपकी बैलेंस शीट एसेट लाइट हो गई, आपको प्लेन्स को अपनी बैलेंस शीट पे नहीं रखना पड़ा. तो इसका एक ह्यूज बेनिफिट क्या है, ह्यूज बेनिफिट क्या होता है कि आज इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो की जब हम बात करते हैं तो उनकी एवरेज एज ऑफ फ्लीट इज़ 3.6 years. तो हर 5 साल के अंदर एक नया अपग्रेड आता है, चाहे वो एयरबस का है चाहे बोइंग का है. एंड वेन एवर द अपग्रेड कम्स द नेक्स्ट अपग्रेड इज ऑलवेज मोर फ्यूल एफिशिएंट वर्सेज द प्रीवियस अपग्रेड. तो इंडिगो के केस में भी ये हो रहा है कि जो A320 फैमिली में CEO प्लेन्स थे दोज वर लेस फ्यूल एफिशिएंट वर्सेज A321 Neo. तो इंडिगो ने नियरली 100 प्लेन्स ऑलरेडी रिप्लेस कर दिए क्योंकि ये लीज बैक ऑपरेशंस में थे. नाउ जस्ट इमेजिन दैट इंडिगो ओन द प्लेन्स, तो क्या प्रॉब्लम होती, डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम, धीरे धीरे आपका फ्यूल एफिशिएंसी घटते जाता है उसकी प्रॉब्लम. एंड जो विच एवर नेक्स्ट मॉडल कम्स आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते इवन दो उसका फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है. तो लो कॉस्ट कैरियर में एक ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल इनसाइट है जो आपको जानना ज़रूरी है कि इंडिगो अपने फ्लीट को या जितने भी उनके पास एरोप्लेन्स हैं उनको रिप्लेस करते रहते हैं विथ मोर फ्यूल एफिशिएंट प्लेन्स.
So this is the beauty of the lease back model and it's very simple to understand. Also one more thing to understand is कि अगर आप एक ही कंपनी के साथ, जैसे इंडिगो के केस में अगर आप सिर्फ एयरबस को ही ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन इज दैट योर बार्गेनिंग पावर ऑल्सो गोज अप. कि अगर आप एक ही बारी में 50 या 100 फ्लीट का ऑर्डर दे रहे हैं, व्हाट हैपेंस दैट यू ऑल्सो टेंड टू गेट अ डिस्काउंट. सो दीज आर स्मॉल मोड्स, स्मॉल एडवांटेजेस विच कीप गेटिंग एडेड. दीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम एयरलाइन इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर, रैस्क, कैश, यील्ड्स क्या होती है, अभी हम ये समझने वाले हैं. Now just before going forward, एक रिटेल इन्वेस्टर की बुल मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, दैट दे डोंट नो व्हेन टू एग्जिट अ स्टॉक एंड दे डोंट नो हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस. ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. थर्ड की प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग फोमो में चले जाते हैं, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट. कि हम लोग हर एक ट्रेन को भागते देखेंगे, लिटरली ट्रेन को भागते देखेंगे, एंड देन वी स्टार्ट चेजिंग द स्टोरीज. एंड इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बिजनेस को वैल्यू कैसे करें, इन्हें ढूंढने कैसे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे ढूंढें, या सेक्टर्स की वैल्यूएशंस को कैसे देखें. सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच यू इन वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हमारा एफर्ट ये रहता है कि टू मेक रिटेल इन्वेस्टर अ कंप्लीट इन्वेस्टर. क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंटली एफर्ट डालेंगे ये चीज़ें सीख के, सो यू विल हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इन्वेस्टिंग, दैट इज एन एग्जिट स्ट्रैटेजी. आप एक एग्जिट स्ट्रैटेजी सीख पाएंगे. सेकेंड, यू विल बी एबल टू एनालाइज एनी बिजनेस इंडिपेंडेंटली. थर्ड चीज़ आप क्या सीख पाएंगे कि आप स्टॉक्स को स्क्रीन खुद इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे. एंड फोर्थ चीज़ आप क्या सीख पाएंगे कि कैसे फॉरेंसिक एनालिसिस करके खराब या शॉर्टी गवर्नेंस वाली कंपनीज को अपनी लिस्ट में से डिलीट करना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC membership. So you can subscribe to the membership by clicking on the link given in the description below. And इसके साथ साथ there is a special one-time offer for those who are watching this video, is that you can use the coupon code SOIC bonus 10 if you want to subscribe for the membership. With this, let's go back to the video. तो अभी तक हमने एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करेंगे. एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, LCC क्या होता है, फुल सर्विस कैरियर्स क्या होते हैं. अब हम आते हैं कि इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर कौन मेजर प्लेयर्स हैं, यानी इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर अभी क्या चल रहा है, एंड कैसे हम यील्ड्स हो गया, PLF हो गया, कैसी चीज़ें बाकी को हम देखते हैं. तो इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आज अगर हम देखेंगे तो इंडिगो का ऑलमोस्ट 63% मार्केट शेयर है. वैसे अगर हम टाटाज़ की बात करते हैं तो टाटाज़ में एयर इंडिया और विस्तारा का देखते हैं तो विस्तारा एंड एयर इंडिया का कंबाइंड 22% मार्केट शेयर है. तो इंडस्ट्री 80 to 85% ऑफ द मार्केट शेयर जो है इस टाइम पे इंडस्ट्री में, दैट इज़ कंसोलिडेटेड अमंग्स टू कंपनीज. एंड बाकी अगर हम कंपनीज देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो पहले तो हम बात करते हैं अकासा एयर की, जो एक रीसेंट एंट्रेंट है इस इंडस्ट्री में. तो अकासा एयर का अभी जो नेट लॉस है 744 करोड़ का है. फिर अकासा एयर की भी सिर्फ 20 एयरक्राफ्ट की फ्लीट साइज है. एंड रिसेंटली काफ़ी सारे जो पायलट्स हैं दे हैव ऑल्सो लेफ्ट द कंपनी, बट अगेन दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू एंड दे आर ट्राइंग टू रेज फ्रेश इक्विटी कैपिटल. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो गो फर्स्ट है, तो गो फर्स्ट का भी नियरली 5600 करोड़ का लेंडर्स को एक लॉस लेना पड़ेगा शायद से. 54 एयरक्राफ्ट का फ्लीट साइज है. दिस वॉज ऑल्सो लो कॉस्ट कैरियर, बट बिकॉज सी आई टोल्ड यू अगेन कि दिस इज़ अ फ्रैजाइल इंडस्ट्री. तो इंडिगो के केस में उनके पास बैलेंस शीट पे मोर देन 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 14,000 करोड़ का कैश है. सो दैट गिव्स देम द स्ट्रेंथ टू बेसिकली गो थ्रू एनी डाउन टर्न. बट गो फर्स्ट के केस में क्या हुआ कि प्रैट एंड विटनी के इंजन जैसे ही चलने बंद हुए, जैसे एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हुए, तो प्रॉब्लम क्या है, खर्चा हर रोज चल रहा है और रेवेन्यू आ नहीं पा रहा. तो व्हाट हैपेंस इज दैट डेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे डेट बहुत इंक्रीज हो गया एंड डेट हैज़ बिकम अनसर्विसेबल, सो द कंपनी हैज़ गॉन अंडर. तो अभी कंपनी लिक्विडेट हो रही है या फिर समवन एल्स विल कम टू अक्वायर द कंपनी. पास्ट में हमने ये सेम चीज़ जेट एयरवेज के केस में देखा है, हमने किंगफिशर के केस में भी ये चीज़ देखी है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर लाइक विस्तारा एक और एयरलाइंस है. विस्तारा की 63 एयरक्राफ्ट का फ्लीट साइज़ है, पर विस्तारा भी अभी लॉसेज में, मोर देन 1000 करोड़ के लॉसेज में. एयर इंडिया की बात करते हैं तो एयर इंडिया का जो 23 का लॉस है, तो अगेन इट्स अक्वायर्ड बाय टाटा. तो 14,000 करोड़ का एक पेग्ड लॉस है जिसमें 126 एयरक्राफ्ट का फ्लीट साइज़ है. तो यहाँ पे इंडस्ट्री का तो एक स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखता है कि बाकी काफ़ी सारी एयरलाइंस अभी लॉसेज में. स्पेशली अगर हम यहाँ पे फोकस करते हैं स्पाइस जेट के ऊपर, तो आप यहाँ स्क्रीनर के ऊपर देख सकते हैं. तो स्पाइस जेट के केस में क्या है इस टाइम पे कि
कि इनकी जो रिजर्व्स हैं दोज हैव बिकम नेगेटिव एंड इसके अलावा अभी पी रेशियो का कुछ दिखेगा नहीं आपको क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है. दे आर ट्राइंग टू डू फंड रेज पर कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट ही सालाना ऑलमोस्ट 500 करोड़ है. प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस टाइम पे नेगेटिव में है तो दे आर लॉस मेकिंग. एंड बोरोइंग्स कंपनी की अगर हम लीज लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे हटा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1400-1500 करोड़ की बोरोइंग है. पर रिजर्व इस टाइम पे कंपनी के नेगेटिव है. तो रिजर्व्स नेगेटिव होने का क्या मतलब है इज दैट कि कंपनी के अक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं. सो दिस इज विद स्पाइसजेट. एट द सेम टाइम अगर आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन को आके देखते हैं तो इंडिगो के केस में सबसे बड़ी चीज़ जो अगर आप पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमने अभी एडजस्ट नहीं करा फॉर लीज एक्सपेंस लीज लाइबिलिटीज़ तो इसकी एडजस्टमेंट वाली कैलकुलेशन हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. बट इंडिगो के केस में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबिटा इस टाइम पे 13,000 करोड़ का है. कंपनी के जो बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट्स है 14,838 करोड़ के है. Whereas कैश इक्विवेलेंट्स 15,738 करोड़ के कंपनी पास. कैश फ्लोज कंपनी के 12,700 करोड़ के आसपास है. Whereas कंपनी का अगर हम H1 देखते हैं तो दैट इज़ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 तो कंपनी ने नियरली 7,000 करोड़ का इस टाइम पे ईबिटा जनरेट करा है. राइट. सो दैट जस्ट पॉइंट्स आउट कि कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबव रेस्ट ऑफ द पीयर्स. तो यहाँ पे अगर आप ईबिटार देखेंगे तो कंपनी का 2,446 करोड़ के आसपास का ईबिटार चल रहा है. दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड रेंट या जिसको हम लीज एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं. तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो इस टाइम पे क्लियरली एक प्लेयर में दिख रही है. स्टार्टअप्स आल्सो हैव डीप पॉकेट्स बट दो ही प्लेयर्स हैं जो इस टाइम पे इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं. अब हम इंडस्ट्री में ये देखते हैं कि पास्ट में वाई इज इट इंडस्ट्री अ बिट ट्रिकी टू बी इन एंड क्या इस इंडस्ट्री के की मेट्रिक्स हैं. तो पहले हम की मेट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे 4 की मेट्रिक्स हैं जो हमें देखने हैं. क्या 4 की मेट्रिक्स हैं बहुत सिंपली मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ. 1 इज कैस्क, सेकेंड इज रैस्क, थर्ड इज यील्ड्स, फोर्थ इज PLF. तो वापस रिपीट करता हूँ. कैस्क, रैस्क, यील्ड्स एंड पैसेंजर लोड फैक्टर. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैस्क क्या होता है. तो कैस्क इज नथिंग बट अगर आप सिंपली देखेंगे कॉस्ट ऑफ अवेलेबल सीट किलोमीटर माने पर किलोमीटर. अगर मैं आज एयरलाइन में बैठता हूँ और एयरलाइन मेरे को फ्लाई करके लेके जाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट तो पर किलोमीटर एक सीट पे कितने का खर्चा करेगा एयरलाइन ने दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ अवेलेबल सीट किलोमीटर मेरे को ये यूनिट बताता है. तो मेन कॉस्ट फॉर एन एयरलाइन क्या है 40% ऑफ एन एयरलाइन कॉस्ट या फिर अगर आप एक्सपेंस में लाइन आइटम्स देखेंगे तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एविएशन टर्बाइन फ्यूल. तो आपने देखा होगा कि जब भी क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि एयरलाइंस के मार्जिन स्क्वीज होने की एक पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बन जाती है अगर बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट हो. बट इस बार ये चीज़ इतना नहीं हुई क्योंकि मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट हो गई है तो यील्ड्स भी काफ़ी ऊपर चली गई हैं. उस पर भी डिस्कशन करेंगे. बट एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज 40% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट. दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. सेकेंड की कॉस्ट क्या है एम्प्लॉय कॉस्ट. एम्प्लॉई में सबसे बड़ा एम्प्लॉय कौन आता है एयरलाइंस के अंदर पायलट्स. राइट. पायलट्स एंड सासा जो एयर होस्टेस होती हैं बट पायलट्स इज द मेन कॉस्ट इन द एम्प्लॉय लाइन आइटम एंड सासा जो आपकी इंजीनियर्स होते हैं. थर्ड की कॉस्ट क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस के लिए ये लोग प्रैट एंड विटनी, रोल्स रॉयस इन सब के साथ जो इंजन्स के सप्लायर्स उनके साथ पार्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं पर मेंटेनेंस के लिए आपको खुद के इंजीनियर्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं. अदर कॉस्ट क्या है लीसेस का कॉस्ट है क्योंकि लीज बैक ऑपरेशन हो रहे हैं एंड सर्विसिंग ऑफ डेट का कॉस्ट है. राइट. तो जिस कंपनी पास लोएस्ट लॉन्ग टर्म डेट होगा या लोएस्ट पॉसिबल डेट होएगा एंड विल हैव हाईएस्ट पॉसिबल कैश फ्लोज और कैश सिटिंग ऑन द बैलेंस शीट दैट टाइप ऑफ कंपनी विल बी एबल टू विदर एनी स्टॉर्म इन दिस इंडस्ट्री. क्योंकि इस इंडस्ट्री में वॉलेटिलिटी जरूर आएगी क्योंकि दिस इंडस्ट्री इज लाइक माइक्रो फाइनेंस. आप कह सकते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री इज माइक्रो फाइनेंस इन द स्काई क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले किसकी प्रॉब्लम बढ़ती है माइक्रो फाइनेंस की और एयरलाइंस की बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज आर वॉलेटाइल. बट यहाँ पे क्या होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोज प्लेयर्स विच आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड और दोज प्लेयर्स विच आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट दे एंड अप गेनिंग मोर मार्केट शेयर. तो इंडिगो भी जब स्टार्ट हुआ था तो लेस देन 5% मार्केट शेयर था. फास्ट फॉरवर्ड टू 15 to 16 ईयर्स आज 63% मार्केट शेयर है. वाई सो नॉट बिकॉज इंडिगो डिड समथिंग एक्सेप्शनल बिकॉज इंडिगोज के कंपेटिटर्स डिड समथिंग फूलिश. तो अब एक्चुअली मैं विकीपीडिया पे जाके मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. विकीपीडिया पे एक पेज भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी एयरलाइंस इंडिया के अंदर डिफंक्ट हुई है या वो एयरलाइंस जो इंडिया के अंदर चलनी बंद हो चुकी है. तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू. बट कमिंग बैक टू कैस्क तो हमने कैश देखा. कैश का मतलब क्या था वापस कॉस्ट ऑफ सो कैश का क्या मतलब था वापस कॉस्ट ऑफ अवेलेबल सीट किलोमीटर. राइट. तो हमने खर्चे देखे कि एयरलाइन के केस में क्या होते हैं.
तो यहाँ पे सिमिलरली अगर आप इंडिगो के केस में आके देखते हैं, इनकी अगर आप कभी भी लाइक इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में टोटल एक्सपेंसेस में आपको कैस्क दिखाएंगे एंड कैस्क एक्स फ्यूल और कैस्क एक्स फ्यूल और एक्स फॉरेक्स भी दिखाएंगे। फॉरेक्स भी एक रिस्क हो जाता है इन बिजनेसेस के लिए, क्योंकि आप फ्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन ऑल्सो हिट्स दीज कंपनीज, राइट। सो टोटल एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज कैस्क, दैट इज कॉस्ट अवेलेबल पर सीट किलोमीटर। कैस्क के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इज नोन एज समथिंग बाय द नेम ऑफ रैस्क। व्हाट इज रैस्क? रैस्क इज रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर। So it is a measure of total operating revenue they generate per seat per mile flown या per kilometer flown. So airlines favor using RASK as a metric to show their financial performance because it includes additional sources of revenue such as baggage fees, reservation change and in-flight meals. तो बहुत ही एक सिंपल फंडा से बात करते हैं कि एक एयरलाइन पैसे कैसे कमाती है। आपके दिमाग में होगा सबसे सिंपलेस्ट वे फॉर एन एयरलाइन टू मेक मनी इज बाय सेलिंग टिकट्स। तो एयरलाइन कभी भी एक 10,000 रुपये की टिकट बेचेगी तो 7,000 रुपीज़ इज़ व्हाट एयरलाइन गेट्स एज रेवेन्यू। बाकी 25 to 30% का क्या होता है? बाकी 25 to 30% यहाँ तक जो एयरलाइन आपने एयरपोर्ट्स पे दिखाएगा तो एयरपोर्ट्स की फीस में चले जाता है। इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करें तो 5% GST लग जाता है। इसके साथ अगर आपने बाकी कहाँ जाता है पैसा, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का अगर आप देखते हैं तो सिक्योरिटी चेक जो होता है एयरपोर्ट पे, डैट ऑलवेज पेड थ्रू द टिकट मनी, राइट। तो 25 to 30% वहाँ पे चले जाता है। और भी क्या मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं अगर आप टिकट पे देखेंगे तो यूजर डेवलपमेंट फ़ी होती है जो एयरपोर्ट लेता है, पैसेंजर सर्विस फ़ी होती है एंड अदर टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। तो डैट इज़ समथिंग टू रिमेंबर कि अगर 7,000 की टिकट है तो ऑलमोस्ट 5,800 इज़ द रेवेन्यू डैट द एयरलाइन गेट्स। whereas जो रिमेनिंग 20-25% कुछ केस में 30% भी है, दैट इज़ द एक्सपेंसेस दैट आर टेकन बाय एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट एंड स्टफ। फिर ये तो हमने देखा कि अगर ये टिकट्स के थ्रू पैसा कमाते हैं, फिर इसके अलावा कहाँ से पैसा कमाते हैं? सिंपल चीज़ है, अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे बाकी एयरलाइंस कैसे पैसा कमाती हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एडिशनल कॉस्ट दैट एयरलाइंस चार्ज। अगर एड ऑन पैक्स हैं, एड ऑन पैक्स क्या होते हैं कि आपने वैल्यू पैक ले लिया, प्रीमियम पैक ले लिया, VIP ले लिया। देखा है कि जब भी हम चेक इन के टाइम पे जाते हैं तो एक प्रीमियम लाइन बनी होती है जहाँ पे कोई वेटिंग टाइम ना हो, तो एयर विस्तारा उसके 300 to 800 चार्ज करता है, गो एयर 100 to 110 1100 चार्ज करता था, अब तो गो एयर है ही नहीं। इंडिगो 150 से स्टार्ट होता है। रेड कारपेट सर्विस है, दैट इज़ प्रायोरिटी सर्विस, फिर प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी बैगेज, इन सब के 400 या 250 चेक लेते हैं, दैट इज़ अर्ली बोर्डिंग या फिर प्रायोरिटी चेक इन के। फिर वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी, जैसे लाउंज होते हैं जो फुल सर्विस कैरियर्स हैं वो लाउंज भी ऑफर करते हैं। इंडिगो के केस में स्टार्टिंग फ्रॉम 600 है, बट इंडिगो केस में इतना कोई लाउंज की इतनी ज़्यादा की ऑफरिंग नहीं है। फिर अगर बैगेज का आपके वेट बढ़ जाए 3 kg to 25 kgs, तो अगर बैगेज आपका अगर 3 kgs या 4 kgs के ऊपर हो जाए जो मिनिमम अलॉटमेंट होती है, तो उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम होती है कि देन द एयरलाइन स्टार्ट चार्जिंग यू फॉर इट, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। एंड फाइनली किस चीज़ पे चार्ज करते हैं? दैट इज़ अ फूड एंड बेवरेजेस विच आर सोल्ड इनसाइड द फ्लाइट। तो जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं वो उसके ऊपर भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे इंडिगो की मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ एंड इंडिगो की जो रेवेन्यूज़ हैं इसमें मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ कि FY23 की एंड में इंडिगो का जो सेल्स ऑफ सर्विसेज जो पैसेंजर सर्विस थी दैट वाज क्लोज टू 51,257 करोड्स। whereas इंडिगो का जो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स था दैट इज इन फ्लाइट सेल्स, तो ये प्योरली ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, so that was close to 766 crores, right? So again something to remember कि इंडिगो इन चीज़ों पे भी पैसा कमाते हैं, तो एयरलाइंस इन चीज़ों पे भी पैसा कमाती है। तो ये अगर मैं पूरा रेवेन्यू ले लूँ कि कितना रेवेन्यू कमाया है और कितने साल में किलोमीटर इन्होंने प्लेन को उड़ाया विद पैसेंजर्स, सो अगर दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो वील गेट अ थिंग नोन एज रैस्क, दैट इज़ रेवेन्यू अवेलेबल पर सीट किलोमीटर, कि पर किलोमीटर पे कितना कंपनी रेवेन्यू कमा रही है। तो बड़ा ही सिंपल डिफरेंस है। तो आप ही मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। अगर एक कंपनी का रैस्क बढ़ते जाए और कैस्क ना बढ़े तो क्या आएगा कि रैस्क और कैस्क की स्प्रेड्स इंक्रीज हो जाएंगी, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका रेवेन्यू पर सीट किलोमीटर बढ़ रहा है पर कॉस्ट पर सीट किलोमीटर नहीं बढ़ रहा। इस वजह से अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस गिर जाते हैं तो कैस्क क्या होता है, कैस्क गिर जाता है, whereas रैस्क आपका कंसिस्टेंट रहता है, यील्ड्स अगर घटती नहीं है तो बढ़ते ही रहेगा, बट अगेन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। इसलिए एयरलाइंस नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको खाना बेच रहे हैं या जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपसे बैगेज के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं या प्रीमियम सर्विस के पैसा ले रहे हैं, यहाँ तक सीट सिलेक्शन के भी अब आजकल पैसे लेने लग गए हैं, सो ऑल ऑफ दैट एड्स टू व्हाट, कैस्क और रैस्क। सिंपल आंसर इज ऑल ऑफ इट एड्स टू योर रैस्क।
तो दिस इज ऑल्सो वन मोर टर्म फॉर यू टू रिमेंबर कि रैस्क और कैस्क के बीच में जितना भी स्प्रेड बढ़ते जाएगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। एक मोस्ट एफिशिएंट एयरलाइन को हम कैसे देखेंगे, जहाँ पे कैस्क लोएस्ट हो, जहाँ पे उनका खर्चा पर किलोमीटर इज द लोएस्ट। फिर हमारी बाकी दो टर्म्स क्या आती है, दैट इज पैसेंजर लोड फैक्टर, एंड एक और हमारे पास टर्म क्या आती है, दैट इज यील्ड्स। यील्ड्स क्या होते हैं कि मैं पर किलोमीटर कितना चार्ज कर पा रहा हूँ, राइट। तो इंडिगो के केस में यील्ड्स आई थिंक 5 रुपये के ऊपर चली गई है, तो पर किलोमीटर वो 5 रुपये के ऊपर भी चार्ज कर पा रहे हैं। तो इस टाइम पे यील्ड्स इतनी फर्म क्यों है, क्योंकि सप्लायर साइड से इस टाइम पे कॉम्पिटिशन कम हो रखा है। एंड व्हाट एल्स हैज हैपेंड इज दैट पीपल लोगों की प्रेफरेंस बढ़ी है एयरलाइन यूज़ करने की वर्सेज रेलवेज। तो इस वजह से यील्ड्स आर ऑल्सो लुकिंग ऑन द हायर साइड एज वेल। एंड ऑल्सो समथिंग टू रिमेंबर, पैसेंजर लोड फैक्टर क्या होता है कि अगर 100 सीट्स है और 100 सीट्स में 85 ऑक्यूपाइड है, तो माने पैसेंजर लोड फैक्टर उस एयरलाइंस का 85% के आसपास हो गया। तो जितनी भी सीट्स अवेलेबल है और जितनी ऑक्यूपाई हो रही हैं एक साल में, दैट्स व्हाट गिव्स अस द पैसेंजर लोड फैक्टर, जो इंटरग्लोब एविएशन के केस में कंसिस्टेंटली अबव 79 to 80% है, विच शोज दैट दे आर एबल टू फुलफिल देयर इंटायर लाइक फ्लाइट्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जिस रूट्स के ऊपर वो जा रहे हैं दो दे हैव ऑप्टिमाइज द रूट्स अकॉर्डिंगली। सो दीज आर सम ऑफ द 4 की टर्म्स टू रिमेंबर। अब इन चारों की टर्म को हम ज्वाइन करते हैं P2P एनालिसिस में फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री इवन इन अ बेटर वे। तो हम सारी एयरलाइंस का एक P2P एनालिसिस पे कैस्क का कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉस्ट अवेलेबल पर सीट किलोमीटर। तो अगर हम टोटल कैस्क देखते हैं तो इंडिगो का FY22 में 4.66 के आसपास था पर किलोमीटर, वेराज एयर इंडिया का FY21 तक का डेटा है तो 6.4 के आसपास था। स्पाइस जेट का 7.02 के आसपास है, एंड गो एयर का 5.77 के आसपास का था, एंड गो एयर तो डिफंक्ट ही होगी एक्चुअली। एंड एम्प्लॉय का कैश देखते हैं तो एक्चुअली में इंडिगो का 0.45 है, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। एयर इंडिया का 0.78, स्पाइस जेट का 0.57, वेराज गो एयर के केस में 0.44। बट गो एयर के केस में कहाँ प्रॉब्लम आई, जो मैंने आपको पहले ही बताया, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि गो एयर के केस में जो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन का कैश था दैट रीच्ड एज हाई टिल 2.16, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते गया उनके ऊपर, कर्जा बहुत था। स्पाइस जेट के केस में 1.31, एयर इंडिया के केस में 2.84, वेराज इंडिगो के केस में सिर्फ 1.05। सो अगेन इंडिगो की अगर वापस बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप एक बार फोकस करते हैं तो इंडिगो की बैलेंस शीट पे क्या चीज़ एक है जो यूनिक है। पहली चीज़, अगर आप इंडिगो की बैलेंस शीट के ऊपर आगे डेट को खोलते हैं, बोरोइंग्स को, तो आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एकदम जीरो है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी सिर्फ 2257 करोड़ है। वेराज इफ़ यू लुक एट द लीज लाइबिलिटीज़, तो लीज लाइबिलिटीज़ माने आपने मतलब अगेन ये इंड AS 116 के बाद से क्या हुआ है कि आपको बोरोइंग्स में दिखानी पड़ती हैं लीसेस जो आप प्लेन्स के लिए ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए ले रहे हैं, तो लीज लाइबिलिटी 47,000 करोड़ की दिखती है। सो अगेन दिस इज द यूनिकनेस दैट इंडिगो हैज। सो होपफुली ये कैस्क के P2P कंपैरिजन से आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा कि पीयर टू पीयर कंपैरिजन करने से क्या हमें एक इंटरेस्टिंग इंसाइट आती है। फाइनली बिफोर गोइंग टुवर्ड्स थीसिस, एंटीथीसिस एंड वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी, हम एक ये बात कर लेते हैं कि व्हाई डू एयरलाइंस गो बैंकक्रप्ट। तो एक वॉरेन बफेट की हम यहाँ वीडियो देखते हैं। I've got an 800 number I call now whenever I think about buying an airline stock. I call them up any hour that, fortunately, I can call them at 3 in the morning, and I just dial and I say, my name's Warren, I'm an aeroholic, you know, and I'm thinking about buying this thing, and then they talk me down. I mean, it takes hours sometimes, but it's worth it, believe me. एंड यहाँ पे वॉरेन बफेट हमें क्या कह रहे हैं कि वाई डोंट एयरलाइंस वर्क, इज बिकॉज सिंपली अगर आपके खर्चे फिक्स्ड हैं, राइट, वेराज आपका रेवेन्यू अगर वॉलेटाइल है तो प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर आपका खर्चा फिक्स्ड है 60 रुपीज़ पर, रेवेन्यू कभी 100 है, कभी रेवेन्यू 100 से 50 रह जाता है, कभी 40 रह जाता है या 70 हो जाता है, इज दैट देयर विल बी ऑपरेटिंग लॉसेज इन योर बिजनेस। ऑपरेटिंग लॉसेज के साथ साथ अगर आपने डेट बहुत ली हुई है, क्योंकि हाई फिक्स कॉस्ट बिजनेस है तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज होगी, और हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है तो चार्ली मंगर ने हमें क्या सिखाया, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, हाई ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी होगी। सो बोथ द थिंग्स प्ले आउट, व्हाट हैपेंस इज दैट इट्स अ कटिंग एज स्वॉर्ड, कि अगर आप डेट के साथ एक हाई ऑपरेटिंग डी लेवरेज बिजनेस पे हैं, सो वेन एवर द डाउन टर्न कम्स यू विल बी बैंकक्रप्ट एक्चुअली, या फिर यू विल हैव वेरी लेस मनी लेफ्ट इन द बैंक. So this is why having a strong balance sheet full of cash with low debt is one of the most important things in this industry. तो ये तो हमने सीख लिया कि ये इंडस्ट्री वॉलेटाइल क्यों है. अब हम थीसिस एंटी थीसिस पॉइंट्स और वैल्यूएशंस की तरफ आते हैं. तो पहले हम थीसिस पॉइंटर्स की तरफ आते हैं और हम एक बार इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो की बात करते हैं कि इंडिगो ने क्या ऐसा यूनिक बिल्ड कर दिया. तो हाउ डज इंडिगो डू इट इज इट मेंटेन्स अ सिंगल एयरक्राफ्ट फ्लीट एंड टाइटली कंट्रोल वेरिएबल कॉस्ट.
तो जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं उनको टाइटली कंट्रोल करते हैं। हमने कैस्क के डेटा में देख लिया, इनका कैस्क इज द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। दे प्लेस लार्ज प्लेन ऑर्डर्स टू कीप देयर फ्लीट यंग। तो हमने देखा कि एवरेज फ्लीट की जो एज है दैट इज 3.6 ईयर्स। तो दिस विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन देयर डोमेस्टिक ट्रैफिक शेयर, जो एक टाइम पे लेस देन 5% था। किंग फिशर विंग फिशर आए, सारे लोग बैंकक्रप्ट हो गए, पर आज इनका मार्केट से 63% के आसपास है। Then they maximize fuel cost and efficiencies due to the second point। तो कैश फ्लो रख रहे हैं तो इसलिए फ्यूल कॉस्ट और एफिशिएंसीज को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। फिर सेल लीज बैक ऑपरेशन लीड्स टू एज अ बैलेंस शीट बीइंग लाइट। फिफ्थ थिंग क्या है कि कैश रिच बैलेंस शीट है टू अवॉइड ट्रबल्स ड्यूरिंग अ डाउन टर्न, बिकॉज एक कुशन मिल जाता है। फिर दे पास ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लोअर कॉस्ट टू ट्रैवलर्स विच लीड्स टू फर्दर ट्रैवलर्स कमिंग टू देम। थीसिस पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं इंडिगो के बिजनेस में कि क्रूड ऑयल प्राइसेस आर करंटली फॉलिंग, दिस कैन लीड टू EBITDAR मार्जिन्स एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पे हम EBITDAR मार्जिन्स देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो EBITDAR मार्जिन 16.4% के आसपास आ गए। प्री कोविड से अभी जो पैसेंजर वॉल्यूम था इनका ऑलमोस्ट 40% के आसपास ग्रोथ है प्री कोविड 2019 के अंदर से अभी तक कंपैरिजन करें। इनका पैसेंजर लोड फैक्टर विल रिमेन हाई ड्यू टू प्रेफरेंस फॉर एयरवेज। तो रेलवे से एयरवेज का एक मार्केट शिफ्ट चल रहा है इस टाइम पे। फिर इंक्रीजिंग मिक्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स। तो इंक्रीजिंग मिक्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स एक बहुत बड़ा वेरिएंट परसेप्शन है जो इस बिजनेस के अंदर प्ले आउट कर सकता है। तो अगर आप इंडिगो का मार्केट शेयर देखेंगे इंटरनेशनल ऑपरेशंस अमंग इंडियन एयरलाइंस में, तो ऑलरेडी 31% का आ गया इंटरनेशनल पैसेंजर्स में। एंड इंडिगो का मिक्स ऑफ अवेलेबल सीट पर किलोमीटर देखेंगे इंटरनेशनल रूट्स पे तो ऑलरेडी 23% के आसपास आ चुका है। तो इंडिगो ने जो भी वाइड हॉल एयरक्राफ्ट ऑर्डर करें एंड साथ साथ जो A321 नियोज हैं दे कैन फ्लाइट टिल 8 to 8.5 आवर्स। एंड इंडिया से जो आउट बाउंड ट्रैवल है जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स का है 80% तो लेस देन 8 आवर्स का है। तो अगर इंटरनेशनल पैसेंजर्स का रेवेन्यू बढ़ता है सो डैट इज़ मच हायर EBITDAR मार्जिन इन नेचर। क्योंकि पहली चीज़ जब आप 7 आवर्स डायरेक्टली फ्लाई करते हैं तो अगेन स्टॉप्स नहीं ले रहे, डायरेक्टली फ्लाई कर रहे हैं, वन स्टॉप फ्लाइट नहीं है, तो फ्यूल एफिशिएंसीज बढ़ जाती हैं। सेकंड चीज़ रियलाइजेशन या जो यील्ड्स होती हैं, यील्ड्स पर पैसेंजर गो अप बिकॉज दोज टिकट्स आर मच मोर एक्सपेंसिव इन नेचर वर्सेज डोमेस्टिक टिकट्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरिएंट परसेप्शन की रेवेन्यू मिक्स में वो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स प्ले आउट कर सकता है बिकॉज इंडिगो अभी तक डोमेस्टिक फोकस थी बट नाउ दे आर ऑल्सो फोकसिंग इंटरनेशनली। और अगर हम देखें थीसिस पॉइंटर यहाँ पे क्या हो सकता है इंडिगो के केस में, दैट इंक्रीजिंग मिक्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स हमने देखा। फिर मार्केट हैज़ कम्प्लीटली कंसोलिडेटेड, अब 2 लोग रह चुके हैं राइट जो मेजर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर अब 2 लोग रह चुके हैं जो मेजर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हायर यील्ड्स कुड बी हियर टू स्टे अंटिल अनलेस इरैशनल कॉम्पिटिशन एंटर्स। एक और की पॉइंटर क्या है, लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर है वर्सेज द पियर्स एंड अदर्स लाइक स्पाइसजेट करंटली हैव नेगेटिव रिजर्व्स, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज राइट। सो दीज आर सम ऑफ द की थीसिस पॉइंटर्स इन इंटरग्लोब एविएशन। एंटी थीसिस पॉइंटर क्या हो सकते हैं, जस्ट इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट जो हमें चार्ली मगर ने सिखाया। पहला एंटी थीसिस पॉइंटर क्या हो सकता है, अगेन फ्यूल प्राइसेस गोइंग अप एंड डाउन। अगर इफ दे इंक्रीज अ लॉट बिकॉज फ्यूल प्राइसेस करेंटली इंडिया में एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली टैक्स्ड फ्यूल्स इन इंडिया। क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनली ATF के प्राइसेस हैं यहाँ तक उससे भी 20% ऊपर पे इंडिया के अंदर ATF प्राइसेस है। सो दैट इज़ वन ऑफ द एंटी थीसिस पॉइंटर्स, एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। सेकेंड एंटी थीसिस पॉइंटर है अगेन इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। अगर कॉम्पिटिशन इरैशनल हो गया, आज टाटा वाले कहते हैं वी वांट टू गो फॉर मार्केट शेयर गेन्स, तो व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट कटिंग द प्राइसेस। बट अगेन टाटा को भी अभी बहुत लॉस हो रहा है, टाटा विस्तारा एंड लाइक एयर इंडिया के अंदर। सो दैट कैन बी कि अगर इरैशनल कॉम्पिटिशन हो गया तो अगेन दैट कुड बी एन एंटी थीसिस पॉइंटर। बट देखते हैं होता है या नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एयर एशिया को भी कंबाइन करा है। थर्ड की एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है, अगर एक मैक्रो स्लो डाउन होता है इंडिया में, एक रिसेशनरी इन्वायरमेंट आता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, कुछ भी होता है तो माइक्रो फाइनेंस का सबसे पहले बैंड बजता है। सिमिलरली अगर कुछ भी इकॉनमी वाइज खराब होता है सबसे पहले एयरलाइंस में प्रॉब्लम होती है, यील्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, रेवेन्यू पर पैसेंजर पे प्रॉब्लम हो जाती है, ऑल दोज प्रॉब्लम्स अराइजेस। तो ये 3-4 एंटी थीसिस पॉइंटर्स हैं राइट। एंड एक एंटी थीसिस पॉइंटर और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जर्नी वॉलेटाइल होएगी। वॉलेटाइल जर्नी क्या आएगी, बेसिकली दिस विल बी अ लंपी टाइप कंपाउंडर, माने इसमें स्ट्रेट लाइन जैसे वरुण बेवरेजेस में हुआ, KEI में हुआ राइट, पॉलीकैप के अंदर हुआ, तो वहाँ पे बिजनेस मॉडल्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और स्टेबल है। यहाँ पे बिजनेस मॉडल थोड़ा वॉलेटाइल है, यहाँ पे लंपी कैश फ्लोज का जनरेशन होएगा। एक साल हो सकता है कैश फ्लो नेगेटिव भी हो जाए, फिर 2-3 साल बाद एकदम 20-25 हज़ार करोड़ के कैश फ्लो हो जाएंगे।
तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन द स्टॉक चार्ट ऑल्सो. अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टॉक चार्ट की भी एक लंबी जर्नी आपको यहाँ पे दिखेगी. सो दिस इज विद द थीसिस पॉइंटर्स एंड द एंटी थीसिस पॉइंटर्स. इसके साथ साथ एक बहुत ब्रीफ वैल्यूएशंस की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पे एक बार हम वैल्यूएशंस देखते हैं. तो पहले हम यहाँ इंटरग्लोब एविएशन का, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड, इज दैट लंपी कंपाउंडर है. तो अगर आप हिस्टोरिक पीएनएल भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 ईयर के टाइम पीरियड्स में कंपाउंडिंग हुई है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की. बट बीच में लंपीनेस भी रही है जब एक कोविड रिलेटेड लॉसेस भी आ गए. एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो 2017 में कंपटीशन भी बढ़ गया था काफ़ी, इवन तो टॉप लाइन ग्रोथ आई थी, बट अगेन मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्टेड, राइट. तो आप देखेंगे 12-13% के आसपास आ गए थे. तो एक ये डर हो सकता है कि इस टाइम पे कहीं पीक मार्जिन्स के आसपास इस बिजनेस को स्टडी ना कर रहे हैं. तो ये एक रिस्क फैक्टर ज़रूर हो सकता है. बट अगेन मार्केट अभी कंसोलिडेट करिए, पहले काफ़ी ज़्यादा रैशनल कॉम्पिटिशन भी था, तो आपको एक पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा. जैसे एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको, ताकि ये चीज़ सवेर है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्री को कैसे बढ़ते हैं. आई पर्सनली डोंट ओन द स्टॉक, ताकि आपके साथ एक क्लैरिटी रहे. फिर अगर हम एक सेकंड चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल्स में देखते हैं तो रिसेंटली द स्टॉक हैज़ अगेन एंटर्ड इनटू स्टेज 2. तो यहाँ पे हम सिंपली आई थिंक यहाँ पे अगर हम इनका लाइक देखते हैं इस टाइम पे, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेटर होगी इस टाइम पे निफ्टी 500 से. एंड इसके अलावा अगर हम EMA 30 लगाते हैं तो EMA 30 पे भी हम चेक करते हैं कि आपको स्टेज 2 दिखेगा चलते स्टार्ट होते हैं. तो जस्ट ओवर हियर, ऑल राइट. तो EMA 30 पे भी दिखेगा स्टेज 2 के अंदर इस टाइम पे स्टॉक है. लास्ट टाइम जब इनका 2242 करोड़ का पैट था तो उस टाइम पे 45,000 करोड़ टाइप मार्केट कैप थी, जिच इज़ लाइक 21 to 22 टाइप्स PE के ऊपर इस बिज़नेस को मिलता था. तो अभी इस बिज़नेस का अगेन आपको मैं एक नई चीज़ सिखाऊंगा आज कि सेल साइड एस्टिमेट्स कैसे देखते हैं. जो ट्रेंड लाइन के ऊपर आगे अगर आप नीचे ICICI सिक्योरिटीज़ पे आके ऐसे ओपन करेंगे रिपोर्ट, तो आपको यहाँ पे एक इंडिगो की रिपोर्ट खुली हुई दिखेगी. एंड सेल साइड एस्टिमेट क्या है कि हम देख रहे हैं कि सेल साइड क्या अज्यूम कर रहा है. तो सेल साइड या फिर जो स्ट्रीट के एस्टिमेट क्या है, राइट. तो स्ट्रीट क्या इस टाइम पे एस्टिमेट्स कर रहा है, राइट. तो स्ट्रीट के अगर हम एस्टिमेट्स देखते हैं तो स्ट्रीट इज एस्टिमेटिंग कि इनका इस साल का पैट 6,000 करोड़ प्लस हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का 6,800 करोड़ प्लस पैट हो सकता है. तो अगेन यू कैन गिव इट अ 20p 25p. अगेन वो बहुत नैरेटिव पे डिपेंड करेगा क्या नैरेटिव रहना चाहिए. नैरेटिव इसमें सिंपली क्या रहेगा कि इस बिज़नेस का जो इस टाइम पे कंपटीशन है वो बहुत कंसोलिडेटेड हो गया है. सिर्फ 2 ही कंपनीज है जो ऑपरेट कर रही है एंड पैसेंजर्स आर विलिंग टू अब्जॉर्ब द टिकट प्राइस हाइक्स. सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग कनंड्रम जो आपको परसेप्शन और अर्निंग्स के वैल्यूएशन के बीच में इंटरप्ले दिखेगा. This is why some people use technicals and some people are very strong in fundamentals, so they only look at such businesses when they go through a severe downturn. Is that when the PE is infinite, right? आप यहाँ देखेंगे तो losses ही losses थे. So again, both different types of investing. Third type क्या होता है, growth at reasonable prices. अगर किसी को लगता है कि this cycle will persist and they'll keep doing well for the next 2-3 years, तो हम growth at reasonable prices type investing कर रहेंगे. Fourth type क्या होती है, that is कि लैक ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस वापस बढ़ जाते हैं, तो अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं एक्चुअली, तो अगेन एक लैक ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फैक्टर हो सकता है कि हो सकते हैं मार्जिन पीक लेवल पे ना हो. सो अगेन आप जिस टाइप के इन्वेस्टर हैं आप उस फ्रेमवर्क से इस बिजनेस को व्यू करेंगे. विद दिस आई विल गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो. सो इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो हम ये बात कर सकते हैं, हमने ये सीखा कि एयरलाइन इंडस्ट्री चलती कैसे है. हमने कैस्क, रैस्क, यील्ड्स, पैसेंजर लोड फैक्टर, साथ साथ इंडिया में एयरलाइन इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसे है. फिर हमने ये भी देखा कि एयरलाइन पैसा कैसे कमाती है, टिकट्स के साथ साथ और भी खर्चे होते हैं एयरलाइंस के लिए. देन वी ऑल्सो लर्न कि कॉस्ट स्ट्रक्चर में एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज द हाईएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर इन नेचर. देन वी लर्न दैट व्हाट इंडिगो इज डूइंग डिफरेंटली कंसिस्टेंटली वर्सेज द पेयर्स. इंडिगो की कोई ब्रिलियंस नहीं है, इंडिगो की सिंप्लिसिटी है, बट पेयर्स की स्टूपिडिटी है. दैट इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज. Thank you so much for joining us. Hopefully you learned a lot in this video. Whatever your key learnings were, do let us know in the comment section below. Because if you comment more, so then I also tend to read them. And जब मैं read करता हूँ तो we also get a lot of times like much more encouraged कि हमें ऐसी videos और आपके साथ बनाते रहनी चाहिए. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. जय हिंद.